ओम ने डिज़ाइन किया था, है ना। एक बेसिकली एक नियम है, ठीक है, जिसके द्वारा ये रिलेशनशिप बता रहे थे किसके बारे में, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप बताया इन्होंने, है ना। तो ये जो ओम्स लॉ है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, एक तो चैप्टर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। दूसरी चीज़ कि इसने रिलेशनशिप किसके बीच में बताया है, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। यदि रिलेशनशिप नहीं पता होता तो आगे का कुछ भी नहीं चल पाता, ठीक है। तब यहाँ पे इनके अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट अपन किसको बोलते हैं, आई को। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। जबकि टेम्परेचर जैसी चीज़ें अनचेंज है, टेम्परेचर प्रेशर जो है जब अनचेंज रहे, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। क्लियर हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब देखो ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I और R। जहाँ पे R जो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, R, ठीक है। जब अपन R की वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, V अपान I। R इक्वल टू V अपान I। इतना क्लियर हो गया, R इक्वल टू V अपान I। और रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओम। रेजिस्टेंस को की SI यूनिट क्या होती है, ओम। इसी को बोलते हैं ओम। इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा, इन्हीं फिजिसिस्ट के नाम पे पढ़ा है, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ पे आ गया। अब सुनना कि ये रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टेंस है, अब इसके बारे में रेजिस्टेंस की डेफिनेशन जानेंगे और फिर उसके बाद किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस देखो, कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। देखो दो प्रकार के कंडक्टर होंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको अपन बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, ठीक है। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको अपन बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में अपन देखेंगे। रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ये जो कोई भी बॉडी है ना, उसको ये क्या करता है, अपोज करता है कि इसमें चार्ज फ्लो ना हो। ये क्या करता है रेजिस्टेंस, इसका काम क्या है, जैसे देखे होगे तुम फ्रिक्शन, है ना। तो जब मोशन जो होता है ना, मोशन जब अपन चलते हैं तो मोशन पॉजिटिव होगा, उसके अपोज करने के लिए एक फोर्स होता है फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन। ऐसे जब करंट चलती है तो करंट चलने का आई का जो अपोज है करंट का, वो कौन करेगा, ये जो करंट है इसका जो अपोज है वो करेगा कौन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है आई, यदि करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्ज के फ्लो को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया। तो रेजिस्टेंस हमेशा एक अपोजिट फोर्स टाइप में इसको बोल सकते हो, ठीक है। यह एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसके द्वारा वह कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। इसकी SI यूनिट होती है ओम। क्या होती है रेजिस्टेंस की SI यूनिट, ओम, ठीक है। इसको ग्रीक लेटर ओम से डिनोट किया जाता है। ये ग्रीक लेटर है, ये जो ओम बना है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को डिनोट किससे किया जाता है, रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपान I। क्लियर हो गया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अपान करंट को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। उन दोनों का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया करता है कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या समझ में आया, 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। देखो तुमने पढ़ा है क्या,
रेजिस्टेंस इजकल टू वी अपान आई, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? रेजिस्टेंस इजकल टू पढ़े हो वी अपान आई, ठीक है। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस यदि किसी भी कंडक्टर का 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट, ठीक है, उसमें 1 एम्पियर का करंट जो है फ्लो हो रहा हो, ठीक है। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर मेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर का रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर की करंट को क्या करता है? बना देता है, तो उसको अपन बोलते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 ओम 1 ओम इज इक्वल टू 1 वी ए की पावर -1। क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर हो गया? इतना बन जाएगा ये। चलो अब अगला देखो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ टर्म यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस है क्या चीज़, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो इसको अपन अब थोड़ी देखेंगे यहाँ पे। पहली चीज़ रजिस्टर, पहली चीज़ रजिस्टर। ये तो ज़्यादा ही मोटा हो गया, चलो ठीक है। रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है जो कि ऑफर करता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करें, ठीक है। रजिस्टर है कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफर रजिस्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रजिस्टर। ये क्या होता है? इसके लिए जहाँ पे हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी डिवाइस में, ठीक है, वेयर हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड इट रिड्यूसेस द करंट इन अ सर्किट। ये क्या करता है? सर्किट में करंट को कम कर देता है। जैसे नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम की जो वायर हो गई, ठीक है, मैग्नन हो गया, ठीक है, क्या था, कास्टेंटन जो हो गया। तो ये 3-4 मेटल जो होती हैं, तो ये क्या करती हैं? रजिस्टर्स बनाने का काम करती हैं। क्लियर हो गया? ये ऑफर करती हैं कि करंट इनमें से ज़्यादा फ्लो ना हो। यदि एक्सेस करंट अपन को नहीं चाहिए तो फिर उसमें उतनी ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करती। ये जनरली चार्जर वगैरह में यूज़ करते हैं अपन, किसमें? चार्जर वगैरह पे, ठीक है। दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। इसी को गांव में नहीं बोल देते थे, इंक्रीज डिक्रीज स्टेबलाइजर बोलते थे। स्टेबलाइजर क्या करता था पुराने टाइम पे? स्टेबलाइजर क्या करता था? करंट कम होती थी तो बढ़ा देता था, ज़्यादा होती थी तो कम कर देता था। सेम ऐसे ही काम है रियोस्टेट का, ठीक है। फिर 2-3 टर्म होते हैं। एक तो गुड कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से अच्छे तरीके से पास होने देते हैं, इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? लो होता है। क्लियर हो गया? तो उनको अपन क्या बोलते हैं? एक अच्छे कंडक्टर बोलते हैं, कि गुड कंडक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। जिनमें से सबसे मेन आता है सिल्वर, ठीक है, उसके बाद कॉपर। अब सिल्वर का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत महंगी होती है ना, चांदी जो होती है वो बहुत महंगी होती है, इसलिए अपन उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का यूज़ तो देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी वायर्स होती पहले घरों में, तार वगैरह जो जाती थी, है ना, एक पोल से दूसरे पोल तक, तो वो इसी से जाती थी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? इनमें से सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। फिर दूसरा आता है पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उतना सही तरीके से नहीं कर पाता। इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस वाली वायर्स हैं ये, हाई रेजिस्टेंस होता है इनका, ठीक है। तो क्या चलो, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है। फिर तीसरे होते हैं इंसुलेटर। हाई रेजिस्टेंस में जो पुअर कंडक्टर हैं उनकी अपन बात करें, उनमें एक है मरकरी, दूसरा है लेड, तीसरा है स्टेनलेस स्टील, चौथा एलॉय ऑफ आयरन और पांचवा क्रोमियम। तो ये जो है मटेरियल हैं, ये जो मेटल्स हैं,
तो ये सब एलॉयज़ हैं, तो ये सब क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कराते हैं लेकिन उनकी अमाउंट थोड़ी कम होती है, कम या कि लेट कराते हैं, कोई ना कोई स्लो प्रोसेस होती है इनकी, ठीक है। फिर बात आती है अगले वाले की, इंसुलेटर। यह क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं देते, या कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते। और ये जो होते हैं वेरी हाई रेजिस्टेंस इनका होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है इनका, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। यदि अब एक चीज़ इसमें सीख गए कि यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा है तो मतलब वो क्या होगा, कंडक्टर नहीं होगा, उतनी बेकार से बिजली कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। क्लियर हो, या कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमेशा रेजिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ता है, कम रखना पड़ता है। क्लियर हो गया। एक अच्छा कंडक्टर सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस को कम रखना पड़ता है। इंसुलेटर में मेन जो आते हैं वो एक सबसे बड़ी चीज़ रबर, ड्राई वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक के ऊपर देखे होगे कोई भी मेटल वगैरह वायर वगैरह होती तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है। क्लियर हो गया। एक जैसे ऐसे वायर रहेगी इसके अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर से क्या रहेगा, इसी के ऊपर से ऐसे करके कोटिंग कर देंगे, है ना, किसी प्लास्टिक की। अब ये पूरी पाइप क्या हो जाती है, पूरी भी जो वायर होती है वो इसके अंदर हो गई। अब इसमें से शॉक नहीं लगेगा, क्या होगा, शॉक वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर बताना है। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वायर मान सकती हो, है ना, है ना, जनरली मेन वायर ही मानते हैं, वायर पतली सी वायर होगी, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। और अभी रेजिस्टेंस के छोटे छोटे पार्ट भी आते हैं, है ना, बहुत प्रकार। तो यदि कोई भी जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो, यदि लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर हो गया। यानी कि लेंथ ऑफ वायर यदि ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि ये ज़्यादा अपोज करेगी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में। क्लियर हो गया। यदि लेंथ ऑफ वायर कम होगी तो वो कम अपोज करेगी, है ना। ये डिपेंड करता है कि ये वायर यहाँ से यहाँ तक छोटी है या बड़ी। ये छोटी वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कम। यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर कम है इसलिए रेजिस्टेंस जो होगा इसका कम होगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इसके कंपेयर में ज़्यादा। यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा वो वायर का रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये वायर जो है वो मोटी है या पतली। क्लियर हो गया। मान लो ये जो पतली एक वायर है, ये मान लो पतली सी मैंने बना दी, ठीक है। अब थोड़ी सी अपन मोटे पे चलते हैं, ठीक है। मैं एक मोटी सी वायर बना देता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, रेड कलर की, ये जो मोटी वायर है। अब इन दोनों में से मैं पूछूं कि इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो तुम क्या बताओगे, किसका? नहीं, अब ये उल्टा होता है। यदि ये मोटी वाली वायर है तो उसका रेजिस्टेंस, यदि उसकी थिकनेस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, कम। और यदि थिकनेस ज़्यादा कम है तो उसका जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और पतली वाली वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया। इतना रेजिस्टेंस का फैक्टर समझ में आया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का रिलेशन दूसरा देखेंगे, क्या कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यदि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि वो वायर की थिकनेस, और है ना, क्योंकि ये कितनी थिकनेस है, ठीक है। अब देखे होगे घरों में, एक बात बताओ, मोटी सी वायर मान लो घर में लगी है, ठीक है, तो तुम पतली वाली वायर भी तो यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये एक सिंगल सी मोटी सी वायर ले लो, है ना, पतली एक सिंगल वायर। लेकिन जब घरों में अप्लाइंसेस देखोगे तो उनमें क्या होता है, एक के ऊपर एक कई वायर जो है तो गुथी हुई रहती हैं इस तरह से, सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से, है ना। तो उसमें बहुत सारी वायर, है ना, एक के एक गुथी रहती हैं और उसके बाद वो उसकी थिकनेस थोड़ी मोटी हो जाती है। पतली वायर यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि उसका रजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया। रजिस्टेंस हमको ज़्यादा इसलिए रखना है कि अप्लाइंसेस ख़राब ना हो और इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली फ्लो होते रहें। इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्टीन्यूसली फ्लो होते रहें। क्लियर हो गया। तो ये दूसरी चीज़। तो इसीलिए घरों में जो होता है तो पतली वायर यूज़ करते हैं, एक सिंगल मोटी वायर यूज़ नहीं करते। कोई पतली वायर देखना, कोई भी अप्लाइंसेस होगा तो जो वायर होगी तो वो क्या होगी, पतली पतली बहुत सारी लगी हुई रहती हैं, ठीक है। एक सिंगल सी मोटी वायर इसमें यूज़
नहीं होती। रीज़न ये कि यदि उसका क्रॉस सेक्शन वायर का ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, वायर यदि पतली है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अब सुनना इसमें, यदि रेजिस्टेंस को क्या करो, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम डबल कर दो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्या हो जाएगा, या तो इसका ये बोल दो, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डबल्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि डबल कर दो तो रेजिस्टेंस गेट हाफ, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। यदि इसको डबल करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आधा। ठीक है, क्लियर हो गया। और यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वायर का आधा कर दो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। इसका आधा करोगे तो ये क्या होगा, डबल। एरिया को आधा कर दोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। क्लियर हो गया। कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2A मान लो रखें, क्या रखें, 1/2A। 2 को इक्वल के इधर ले गए तो 1/A की जो वैल्यू है कि 2A इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी 2A इक्वल टू क्या हो जाता है, कुछ इस तरह से समझना है इसको। ठीक है, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू, किसकी, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तुमने एरिया को किया डबल। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लगा लेते हैं, एरिया को तुमने कर दिया डबल तो क्या होगा, 2A को इक्वल के इस साइड ले जाओ तो 2A इक्वल टू 1/R, तो एरिया की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2R, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल। क्रॉस सेक्शनल एरिया को तुमने डबल किया, सॉरी, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ। ऐसे सेम जस्ट इसी का उल्टा होता है, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें इसमें देख लेना अच्छे से, फिर अपन चलेंगे आगे। फिर पहली चीज़ तुमने पढ़ा क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा पढ़ा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। 2 चीज़। तीसरी चीज़ तुमने पढ़ा, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल किस नेचर का है। क्लियर हो गया। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को मिलाते हैं, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को मिलाते हैं तो हमें मिलता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें मिलता है क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। रो जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, रो क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। क्लियर हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, तो अब मोटे मोटे तौर पे हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज़ ये कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, कि यदि लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यदि रेजिस्टेंस का क्या करो, यदि लेंथ डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, यदि इसको 4 टाइम करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर हो गया। यदि एरिया को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, यदि एरिया को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ये उल्टा। तो अब तीसरा क्या होता है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी से अपन ये बताते हैं कि कोई भी मटेरियल कितना अच्छा है, उसका रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा, है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल कि गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर होगा। तो एक चीज़ समझ लेना कि यदि किसी भी, जैसे मान लो कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी पे किस प्रकार डिपेंड करेगा वो चीज़ समझना। यदि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम मीटर है। इसकी SI यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। तो ये क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। क्या होता है, इंसुलेटर। यानी कि इंसुलेटर, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। यदि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बर्दाश्त कर लेंगे और वो क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन यदि रेजिस्टिविटी कम है, जैसे 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁸ ओम मीटर तक, तो वो क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर। क्लियर हो गया। तो गुड कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क समझ में आया।
रजिस्टिविटी का पूरा खेल है। यदि रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो बैड कंडक्टर या कि इंसुलेटर कहला जाएंगे, और यदि रजिस्टिविटी क्या है, कम है, तो क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं?